हाय हेलो एवरीवन। सो होम फर्स्ट फाइनेंस इस कंपनी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट रिलीज कर दिए हैं। सो उसका एनालिसिस करेंगे, प्लस इसके साथ में एक हिडन जेम है इस इंडस्ट्री के अंदर, हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया शेल्टर फाइनेंस। इस कंपनी के भी फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आ गए। सो दोनों का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे लग रही है। सो होम फर्स्ट को अगर हम पहले कवर करें तो इनका बिजनेस मॉडल हमें पता है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में है ये कंपनी। एंड जो स्मॉल टिकट साइज लोन्स होते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक के जो लोन्स होते हैं, वो ये कंपनी डिस्पर्स करती है टीयर 1 से लेकर टीयर 5 सिटी तक। थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है इनका। प्लस अगर हम इनका ब्रांचेस भी देखते हैं तो कुछ टाइम पहले तक इनका गुजरात से 40% से भी ज्यादा लोन बुक आता था, सिर्फ एक ही स्टेट से। बट पिछले कुछ टाइम में इन्होंने काफी अच्छा एक्सपेंशन किया है तमिलनाडु में, तेलंगाना में, यूपी में, एमपी में। तो इस एक्सपेंशन से क्या हुआ है कि इनका गुजरात का एलोकेशन कम हो गया है, 40% से अब ऑलमोस्ट 31% पे आ गया है। एंड FY24 अगर हम देखते हैं तो यूपी और एमपी, इन दोनों पर्टिकुलर स्टेट के अंदर बहुत रैपिडली एक्सपैंड किया है इस कंपनी ने। हमने इनके कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट का क्लियर व्यू है कि यूपी एंड एमपी, इन दो स्टेट्स में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है पूरी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है यहाँ पे, प्लस जो लोअर इनकम ग्रुप सेगमेंट है, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर है खुद का घर बाय करने का। एंड धीरे धीरे वो मिडिल इनकम सेगमेंट की तरफ आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है इन दोनों स्टेट से। एंड अगर आप इनका लोन एलोकेशन वाला नंबर भी देखते हो तो 3-4% के आसपास लोन आता था कुछ टाइम पहले इनका यूपी एंड एमपी से। बट आज के टाइम पे इन दोनों ही स्टेट में इनका जो लोन एलोकेशन है वो 6-6.5% के आसपास बढ़ गया है। तो वहां पे काफी अच्छा फोकस करी है कंपनी। प्लस अगर हम होम फर्स्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज देखें तो वो है इनका टर्न अराउंड टाइम। ये कंपनी जो है वो 92% लोन सैंक्शन कर देती है विद इन 48 आवर्स, मतलब 2 दिन के अंदर। आवास को हमने डिस्कस किया कि वो कंपनी पिछले 1-2 साल से लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी आईटी वगैरह के ऊपर, बट स्टिल उसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो 8-9 डेज के आसपास है अभी भी। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, बिकॉज जैसे जैसे सेक्टर अच्छा कर रहा है, बहुत सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं, कई ऐसी एनबीएफसीज हैं जिनकी सब्सिडरी इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर एंटर कर रही है। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जिन्होंने इस अफोर्डेबल हाउसिंग लोन देना स्टार्ट कर दिया है। सो कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तो ऐसे में अगर आपका टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा रहेगा, सो ऑब्वियसली चांसेस है कि आप अपने कस्टमर को लूज कर दोगे, वो आपके कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी अच्छा नंबर है होम फर्स्ट के लिए। प्लस जितनी भी ये कंपनीज हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में, आवास, एप्टस, इंडिया शेल्टर या होम फर्स्ट, इनमें होम फर्स्ट एक ऐसी कंपनी दिखती है जिसका बहुत ज्यादा फोकस है सैलरीड कस्टमर्स के ऊपर। बिकॉज इनका 68% के आसपास जो लोन बुक है वो सैलरीड कस्टमर से आता है, एंड बाकी का 32% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर से आता है। एंड इनका अंडरराइटिंग का प्रोसीजर भी अलग होता है पूरी अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री का। बिकॉज ट्रेडिशनल बैंक्स या एनबीएफसी को देखते हो तो वो क्या करते हैं, अगर फैमिली में कोई एक पर्सन लोन ले रहा है एंड वो सैलरीड कैटेगरी से आता है, तो सिर्फ उसकी सैलरी वाली पार्ट को ही, सैलरी वाली इनकम को ही कंसीडर किया जाता है लोन अंडरराइटिंग के लिए। वीजा वीज ये जितनी भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, ये इनका प्रोसीजर क्या रहता है कि अगर एक हाउस होल्ड में 3 या 4 अर्निंग मेंबर हैं, तो उन सब की जो जो अर्निंग है, जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, उसको कंसिडर किया जाता है लोन अंडर राइटिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड जॉब कर रहा है एंड वाइफ का जो इनकम है वो ट्यूशन फी से आ रहा है, सो उसको भी कंसिडर किया जाता है। ऑफकोर्स वहां पे देखा जाता है कि उसकी अर्निंग की सस्टेनेबिलिटी क्या है, प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें कंसिडर की जाती है। अब दैट्स वाई आप इनको देखते हो कि इनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा होते हैं इनके पास, बिकॉज टिकट साइज छोटा है। वीजा वीज जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, उनका नंबर ऑफ कस्टमर कम होता है बट टिकट साइज हाई होता है। 50 लाख, 1 CR, 5 CR तक के लोन वो बैंक्स जो है बहुत इजीली डिस्बर्स करती है। सो ये एक डिफरेंट है ट्रेडिशनल बैंक्स और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। देन अगर हम इनके रिजल्ट देखते हैं, नंबर्स कैसे डिलीवर किए कंपनी ने, सो इनका जो लोन बुक है वो अराउंड 9,600 करोड़ के आसपास है। एंड इसमें और ऑलमोस्ट 35% की ग्रोथ आई है कंपनी की कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब फिर से दोबारा से इन्होंने जो अपनी गाइडेंस है 30% की, उसको सरपास किया है। मैनेजमेंट का टारगेट यही रहता है कि 30% के आसपास हम ग्रो करेंगे अपने लोन बुक को। बट जब से पर्सनली मैं भी जब से इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ, मैंने ऐसा एक भी क्वार्टर नहीं देखा है जहां पे इस कंपनी की ग्रोथ जो है वो 20%, 25% के आसपास आई हो। कंसिस्टेंटली इनकी ग्रोथ 30, 32, 34, 35% के रेंज में रहती है। सो ग्रोथ के पैरामीटर पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस है इस बिजनेस का, कंसिस्टेंसी के साथ में ये ग्रो कर रहा है। देन अगर हम मार्जिन देखते हैं, तो मार्जिन में एक काफी नेगेटिव फॉल आया है इस कंपनी का।
6.1% का निम था इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन लास्ट ईयर, वो अब कम होकर के 5.4% हो गया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब इतना बड़ा फॉल क्यों आया? बिकॉज अगर आप इस कंपनी का यील्ड देखते हो, मतलब जो ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर को, वो थोड़ा सा कम हुआ है पिछले एक दो क्वार्टर से, 13.6% के आसपास है। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इनकी वो बढ़ गई है, 8.4 8.5% के आसपास इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई है। तो अब इससे हुआ क्या है कि आपका जो आप चार्ज कर रहे हो कस्टमर को वो तो आप कम कर रहे हो, प्लस आपका जो कॉस्ट है, जो मार्केट से आप पैसा उठा रहे हो, वो कॉस्ट बढ़ गई है। तो उसका इम्पैक्ट इनके मार्जिन पे पड़ा है। सो बेसिकली हमने कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट का क्लियर व्यू है कि हम अपना जो यील्ड है, जो हम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, वो हम 14% तक नहीं लेके जाना चाहते। बिकॉज एज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जब आप 14% चार्ज करने लग जाते हो कस्टमर्स को, तो आपका जो एक्सपोजर है वो थोड़े से हाई रिस्की कस्टमर्स की तरफ चला जाता है, एंड देन वहां पे चांसेस हो जाते हैं कि आपका एनपीए का प्रॉब्लम आ सकता है आगे जाके। तो इनका इनका एक ये फोकस है कि ये 14% के आसपास यील्ड पे नहीं जाएंगे। थोड़ा सा मार्जिन में अगर प्रॉब्लम आएगा शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको मैनेज कर देंगे, लेकिन यील्ड बढ़ाने पे ऊपर अभी इनका फोकस नहीं है। तो यही रीजन है कि मार्जिन में हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला इनके, फ्रॉम 6.1% टू 5.4%। देन अगर एसेट क्वालिटी देखिए तो एसेट क्वालिटी स्टेबल है होम फर्स्ट की। लास्ट 2-3 क्वार्टर से इनका जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो 1.7% के आसपास है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एनपीए और बड़े हों। प्लस इस क्वार्टर में इस कंपनी को जो पुराने बैड लोन्स थे उस पर रिकवरी भी काफी अच्छी हुई है। सो पुराने बैड लोन से रिकवरी अच्छी हो गई, फ्रेश एनपीए बने नहीं है, तो इसलिए इनका क्रेडिट कॉस्ट काफी अच्छे तरीके से कम हुआ है। सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट का इनका क्रेडिट कॉस्ट था इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में 30 बेसिस पॉइंट का था, तो ऑलमोस्ट 20 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट हुई है इनके क्रेडिट कॉस्ट में। एंड क्योंकि आपके पुराने बैड लोन से रिकवरी हुई है तो आप अपना प्रोविजन भी कम करोगे। सो उससे क्या हुआ है कि इनका जो पैट है वो भी काफी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का फोर्थ क्वार्टर में 30% से ग्रो हुआ है। एंड अगर हम फुल ईयर बेसिस पे देखें FY24 के अंदर, तो ऑलमोस्ट 34% के आसपास की ग्रोथ आई है इनके नेट प्रॉफिट में। सो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे है? मार्जिन में प्रॉब्लम है। बिकॉज इनके मार्जिन कम हो गए हैं तो इससे इनका नेट इंटरेस्ट इनकम भी इम्पैक्ट हुआ है। कंपनी का लोन बुक का ग्रोथ तो 35% है पिछले एक साल में, फोर्थ क्वार्टर टू फोर्थ क्वार्टर। लेकिन इनका अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हो तो वो सिर्फ 20% से बढ़ा है। क्यों? क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई है। नेट इंटरेस्ट इनकम आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इंटरेस्ट अर्न, मतलब जो आपने लोन दिया उस पर आपको इंटरेस्ट की जो इनकम हुई, माइनस करोगे आप उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब जो आपने मार्केट से पैसा उठाया वहां पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। सो इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया, इसीलिए नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इस कंपनी की वो कम हुई है इस क्वार्टर में। जबकि लोन बुक की ग्रोथ तो 35% के आसपास रही है। सो वो एक प्रॉब्लम है। देन आरओई का नंबर देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है होम फर्स्ट के लिए। बिकॉज कुछ टाइम पहले तक इनका जो आरओई था वो काफी एवरेज था, खराब आरओई था, 9-10% के आसपास इनका आरओई का नंबर होता था। लेकिन लास्ट 1-2 साल में अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ में इस कंपनी ने अपने आरओई को इम्प्रूव किया है। एंड इस क्वार्टर में तो 16% का नंबर इन्होंने क्रॉस किया है आरओई में। प्लस पूरे FY24 को अगर हम देखें तो 15.5% के आसपास इनका आरओई का नंबर आया। सो आरओई में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। सो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है। मार्जिन का प्रॉब्लम है, इसमें हमें कॉन कॉल में देखना पड़ेगा कि क्या गाइडेंस रहती है, क्या यील्ड बढ़ाने को देख रहे हैं या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एक्सपेक्ट करिए कंपनी की कम हो सकती है। बिकॉज मार्जिन जो श्रिंक हुआ है वो एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। अगर ये आगे और कम होता है तो इनकी अर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है उससे। सो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। बट ओवरऑल ग्रोथ के पैरामीटर पे देखें, हम एसेट क्वालिटी को देखें या एफिशिएंसी देखें, आरओई का नंबर, तो इन सारे पैरामीटर्स पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस है होम फर्स्ट की। नाउ अगर हम इंडिया शेल्टर फाइनेंस की बात करें, सो इस कंपनी का भी बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो वही है, अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के अंदर है ये कंपनी भी। एंड 14 ईयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट इस कंपनी को भी। सो ये जितनी भी अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज है, आवास, एप्टस, होम फर्स्ट या आपका इंडिया शेल्टर, ये ऑलमोस्ट इसी रेंज में स्टार्ट हुई थी 2010-2011 के आसपास। एंड ऑलमोस्ट 12-13-14 साल के आसपास इनको हो गया है अभी मार्केट के अंदर। सो इंडिया शेल्टर का अगर आप मॉडल देखते हो तो इनका मॉडल थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड है सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स की तरफ। बिकॉज इस कंपनी का 72% जो लोन बुक है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर से आता है, एंड सैलरी वाले कस्टमर से सिर्फ 28% आता है। प्लस टीयर 2 टीयर 3 सिटी में इनका बहुत ज्यादा फोकस है। 90% जो लोन्स हैं इस कंपनी के वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से आता है। एंड इसके साथ में जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, मतलब जो पहली बार घर खरीद रहे हैं, उन कस्टमर्स की तरफ भी इनका ज्यादा इंक्लेशन रहता है। अराउंड 70% के आसपास जो लोन बुक है इनका
वो फर्स्ट टाइम होम बायर से आता है। इसको आप थोड़ा बहुत न्यू टू क्रेडिट, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स को कंपनी ज्यादा लोन देती है। ये नंबर होम फर्स्ट के लिए काफी कम है। होम फर्स्ट का अगर टोटल लोन बुक का कंपोजिशन देखते हैं हम, तो सिर्फ 17% लोन बुक है जो होम फर्स्ट न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स को देता है। मतलब जिन कस्टमर्स ने पास्ट में कोई लोन लिया नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो वाले सिर्फ 17% है। बाकी जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, बिहेवियर आप उनका देख सकते हो पास्ट का कैसा है उनके लोन को लेकर के, सो उन कस्टमर्स को होम फर्स्ट ने 83% लोन दिया हुआ है। 83% लोन बुक उन कस्टमर्स की तरफ से। तो ये एक डिफरेंस है। इंडिया शेल्टर का टिकट साइज तो वही है, 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक का। बट एक डिफरेंस है, इस कंपनी का जो टोटल लोन बुक है उसमें से 58% लोन होम लोन है एंड 42% लोन जो है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। सो अगेन ये भी एक पॉइंट बनता है, जितनी भी ये कंपनीज हैं, आवास, एप्टस या होम फर्स्ट और इंडिया शेल्टर, इसमें अगेन होम फर्स्ट एक आपको ऐसी कंपनी दिखेगी जिसका जो प्योर होम लोन वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा है। अराउंड 86-87% जो उस कंपनी का लोन बुक है वो प्योर होम लोन है, बाकी 12-13% उनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके अलावा चाहे हम आवास को देखें जिसका 30-40% एसएमई का बुक है, एक्टस का ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा जो बुक है वो एसएमई का बुक है, इंडिया शेल्टर का 42% लोन बुक जो है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का बुक है। सो प्योर होम लोन की अगर हम बात करें तो होम फर्स्ट है जिसका प्योर होम लोन काफी ज्यादा रहता है, 86-87% के आसपास। तो इंडिया शेल्टर का 58% होम लोन है एंड 42% जो है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। अगर हम इसका लोन बुक का साइज देखते हैं तो 6000 करोड़ के आसपास का लोन बुक है इस कंपनी का। सारे प्लेयर्स जो हैं उनमें सबसे छोटा प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ लोन बुक, बिकॉज बाकी प्लेयर्स का किसी का 13,000 है, किसी का 15,000 है, किसी का 10,000 के आसपास है। सो लोन बुक के टर्म्स में काफी छोटा प्लेयर है। प्लस इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं अगर हम Q4 के अंदर, सो इनका जो लोन बुक है वो ऑलमोस्ट 40% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। प्लस अगर आप इनके मार्जिन देखोगे, सो निम बेसिकली ये कंपनी डिक्लेयर नहीं करती है, स्प्रेड शो किया इन्होंने। स्प्रेड क्या होता है कि आपकी बोरोइंग कॉस्ट क्या है, मतलब जो आपने मार्केट से पैसा उठाया वो किस रेट पे उठाया, एंड आगे जो आप लोन लेंड कर रहे हो वो किस रेट के ऊपर कर रहे हो, उस दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। तो इस कंपनी का स्प्रेड है 6.1%। ये आई थिंक आवास से या होम फर्स्ट से बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये कंपनी ऑलमोस्ट 15% ईल्ड चार्ज करती है अपने कस्टमर्स को। इनका ईल्ड अगर आप देखोगे तो 14.9% के आसपास है। हमने डिस्कस किया था कि होम फर्स्ट का तो क्लियर टारगेट है कि हम 14% के आसपास ईल्ड नहीं जाएंगे, उसको कम ही रखेंगे। सो उसकी वजह से उनका मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ा है। बट इनका ईल्ड जो है वो बहुत ज्यादा है, 14.9%। प्लस इनका जो बोरोइंग कॉस्ट है, मतलब जो मार्केट से ये पैसा उठा रहे हैं, उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है जो होम फर्स्ट का। 8.8% के आसपास इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है आज के टाइम पे, तो वो सेम है। लेकिन ईल्ड ये क्योंकि ज्यादा चार्ज कर रहे हैं इसलिए इनका स्प्रेड काफी अच्छा है, 6.1% के आसपास। सो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि कंपनी बहुत ज्यादा लोन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को देती है, प्लस फर्स्ट टाइम होम बायर्स को देती है, मतलब जिनका पहला का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। तो यूजुअली आप उन कस्टमर्स को थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हो, बिकॉज ये लोअर इनकम ग्रुप ऑफ सेगमेंट से आते हैं, तो इनमें अर्निंग की प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत कम होती है इनके बिजनेस की। लाइक इनकी कोई छोटी सी शॉप होती है या कोई छोटा सा जो ठेला होता है, रेडी होती है, इस तरीके की बिजनेसेस होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी या प्रिडिक्टेबिलिटी अर्निंग्स की बहुत बहुत कम होती है। सो यूजुअली उन कस्टमर्स को आप थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हो, तो बट मे बी ये एक रीजन हो सकता है कि इनका ईल्ड 14.9% है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें यहाँ पे ये कंक्लूड नहीं करना है कि होम फर्स्ट के जो कस्टमर्स हैं वो काफी अच्छे क्वालिटी के हैं, होम फर्स्ट कम रिस्क ले रहा है एंड इंडिया शेल्टर जो है वो ज्यादा रिस्क ले रहा है, बिकॉज डेटा ऐसा शो नहीं करता है। इस कंपनी की एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, होम फर्स्ट से भी अच्छी है, बिकॉज इनका ग्रॉस एनपीए जो है वो 1% के आसपास है। लास्ट क्वार्टर में 1.2% था, सो वहां से और इंप्रूव करके इन्होंने 1% पे लाया अपने एनपीए को। प्लस क्रेडिट कॉस्ट भी कंपनी की 40 बेसिस पॉइंट के आसपास है, सो वो भी मेंटेन है। एंड इनका जो टीपीडीज है, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने मिनिमम 1 ईएमआई या 2 ईएमआई मिस करी है, वो वाला नंबर भी इंप्रूव हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के कस्टमर्स 1-2 ईएमआई मिस तो करते हैं, लेकिन उनको कलेक्शन एफिशिएंसी काफी अच्छी है इस कंपनी की, सो दैट वो रिकवर हो जाता है, वो एनपीए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर आप इनका कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखते हो तो वो 100% से भी ज्यादा है। सो वहां पे काफी अच्छा काम करती है कंपनी। प्लस इनका जो पैट ग्रोथ देखते हो उसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई है, 59% से इनका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है पूरे FY24 के अंदर। एंड अगर हम Q4 टू Q4 कंपेयर करते हैं तो 47% की ग्रोथ आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% का ग्रोथ है लोन बुक में एंड 47% का ग्रोथ है आपके नेट प्रॉफिट में। सो कंपनी को काफी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? बिकॉज इनके जो 223-224 के आसपास जो ब्रांचेस हैं उसमें से 50% जो ब्रांचेस हैं वो अभी भी 3 साल से कम है,
मतलब उनकी मेच्योरिटी अभी हुई नहीं है। सो कंपनी का कहना है कि जैसे जैसे ये ब्रांचेस मेच्योर होते जाएंगे, आगे इनका ब्रेक इवन आते जाएगा, तो वैसे वैसे आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा दिखेगी। बिकॉज आज एक ब्रांच से एवरेज ऑन एन एवरेज हमारा 18-20 करोड़ के आसपास का लोन बुक मैनेज होता है, तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हमारा जो एक रिलेशनशिप मैनेजर है वो भी कुछ कुछ कस्टमर्स को मैनेज कर रहा है। जैसे जैसे वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, लोन बुक का साइज बढ़ेगा, पर जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी। तो उसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट टू इनकम है वो इम्प्रूव होगा, प्लस आपको दिखेगा कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो हमारा कंटिन्यू रह सकता है आने वाले टाइम में। तो ये गाइडेंस काफी अच्छी है इनकी। देन आरओई का नंबर अगर हम देखें तो वो भी काफी अच्छे से इम्प्रूव हुआ है। 14% के आसपास का आरओई का नंबर है इस कंपनी का। इनफैक्ट अगर आप लास्ट 5 ईयर्स की इंप्रूवमेंट देखते हो इंडिया शेल्टर फाइनेंस की, तो इनका जो लोन बुक है वो लास्ट 5 ईयर में 5x हो गया, मतलब 5 गुना की ग्रोथ आई है उसमें। देन अगर हम इनका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो 8x से ग्रो हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 8 गुना की ग्रोथ है। आरओई का नंबर अगर आप देखोगे तो 4% का आरओई था इनका, एंड अभी ऑलमोस्ट 14% के आसपास का आरओई है। सिमिलरली अगर हम इनका ओपेक्स टू एयूएम देखते हैं, मतलब 100 रुपए का लोन बुक बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा आपको, तो कंपनी का ओपेक्स टू एयूएम पहले ऑलमोस्ट 8% के आसपास था, आज वो 4.5% है। मतलब क्या कि कॉस्ट एफिशिएंसी भी इस कंपनी की काफी अच्छे से इंप्रूव हुई है। सो लास्ट 5 ईयर का डेटा देख के हमें समझ आता है कि कंपनी फंडामेंटली काफी काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई है। ग्रोथ अच्छे से किया है इन्होंने, एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखा है, बिकॉज ग्रॉस एनपीएन का उस टाइम पे भी 1.2-1.3% के आसपास रहता था, एंड अभी तो और इम्प्रूव हुआ है। तो ऐसा नहीं था कि एसेट क्वालिटी इनकी बहुत ज्यादा खराब हुई हो, उसको काफी अच्छे से मेंटेन करके ग्रोथ को, एफिशिएंसी को कंपनी कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रही है। देन अगर आप इनके ब्रांच एक्सपेंशन वगैरह देखते हो तो इनका जैसे होम फर्स्ट का गुजरात में काफी ज्यादा एक्सपेंशन था, वैसे ही इनका राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा एलोकेशन था। 40% से ज्यादा इनका लोन जो है वो सिर्फ राजस्थान के स्टेट से आता था, बट अब इन्होंने भी एक्सपैंड किया है, इनका भी डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा हुआ है। सो अभी ऑलमोस्ट 31% के आसपास लोन बुक है इनका राजस्थान में, महाराष्ट्र में 17% है। इसके अलावा कंपनी साउथ में भी एक्सपैंड कर रही है, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, एमपी में, यूपी में। सो इनका एक्सपेंशन अच्छा चल रहा है, एंड 15 स्टेट्स के अंदर कंपनी की प्रेजेंस है। सो क्योंकि आपकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाई है, तो इनका जो लोन बुक का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम हो गया है, सेम जैसे होम फर्स्ट का हुआ है। सो इन सारे पैरामीटर्स पे कंपनी की काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, ग्रोथ अच्छी है, एसेट क्वालिटी अच्छा है, स्प्रेड के नंबर हम बोल सकते हैं कि मार्जिन काफी अच्छे से मेंटेन कर रही है कंपनी, क्रेडिट कॉस्ट भी कम है, एंड धीरे धीरे आरओई का नंबर भी आप देख रहे हो कि 14% तक जा चुका है, इंप्रूवमेंट उसमें लगातार आ रही है। सो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है, बहुत अच्छे ग्रोथ है। नाउ अगर हम दोनों बिजनेसेस को देखें, सो कुछ टाइम पहले तक ऑब्वियसली होम फर्स्ट जो था वो नंबर 1 प्लेयर था इस इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज आप बाकी प्लेयर्स को जब देखते हो, आवास को या एप्टस को, तो आवास का ग्रोथ लगातार गिरा है। वो कंपनी एक टाइम पे 30% पे ग्रो करती थी, सो वहां से 25%, 20% के आसपास वो कंपनी अब ग्रो कर रही है। प्लस उसका आईटी एक्सपेंड की वजह से उसके उसके जो प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो भी लगातार कम हो रहे हैं। सिमिलरली अगर आप एप्टस को देखते हो तो वो कंपनी जब आई थी तो 40% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थी उस कंपनी से, बट सडनली उसका भी ग्रोथ कम हुआ है 35-30% के आसपास। वीजा वीज अगर आप होम फर्स्ट को देखते हो तो जैसे हमने डिस्कस किया, इनकी ग्रोथ सस्टेनेबल है, 30-35% के रेंज में इनकी ग्रोथ रहती है। आरओई का नंबर भी इस कंपनी का इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 11-12% टू ऑलमोस्ट 16% के आसपास। तो होम फर्स्ट हमेशा से एक अच्छा प्लेयर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अब जब आप इंडिया शेल्टर की परफॉर्मेंस देखते हो तो ऑब्वियसली वहां पे इक्वेशन चेंज हो जाती है, बिकॉज इंडिया शेल्टर 40% से ग्रो कर रहा है अपने लोन बुक को, आरओई की री रेटिंग काफी अच्छी हुई है पिछले 4-5 साल के अंदर, एसेट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस एनपीए काफी अच्छा है कंपेयर टू होम फर्स्ट। लेकिन अगर आप स्टॉक का प्राइस टू बुक देखोगे तो वो सिर्फ 2.7 के आसपास है। वीजा वीज जो बाकी प्लेयर्स हैं, चाहे आवास हो या होम फर्स्ट हो, इनका 3.5 के आसपास का प्राइस टू बुक है, एप्टस का तो ऑलमोस्ट 4.2 का प्राइस टू बुक है। तो डिफरेंस समझ में आता है, बिल्कुल ये वही इक्वेशन हो जाती है जो हमने नुवामा वेल्थ में डिस्कस की थी कुछ टाइम पहले, कि वो प्लेयर ग्रो सबसे हायर रेट पे कर रहा है, परफॉर्मेंस सबसे अच्छी इंडस्ट्री में, वीजा वीज जो उसका पीई मल्टीपल है वो काफी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू पीयर्स। तो सेम चीज यहाँ पे भी हमें दिख रही है कि इंडिया शेल्टर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, फंडामेंटल्स लगातार स्ट्रांग हो रहे हैं, ग्रोथ बहुत हायर रेट पे कर रहा है कंपनी, लेकिन इनका जो प्राइस टू बुक है वो काफी ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू पीयर्स। तो यहाँ पे अगेन वो री रेटिंग वाला कैंडिडेट बनता है इंडिया शेल्टर फाइनेंस, बिकॉज अगर इसकी परफॉर्मेंस सस्टेन रहती है Q1 में, Q2 के अंदर, तो हम देखेंगे कि री रेटिंग एक अच्छी होनी चाहिए स्टॉक के अंदर, बिकॉज प्राइस टू बुक बहुत कम है कंपेयर टू पीयर्स। सो अब जो इक्वेशन है वो चेंज हो गई है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इस कंपनी ने काफी रोबस्ट परफॉर्मेंस दी है
सो आगे बाकी ऑब्वियसली कॉन कॉल भी डिस्कस करेंगे दोनों कंपनी का कि मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है FY25 के अंदर। बट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडिया शेल्टर फाइनेंस में एक अच्छी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी करंटली अभी नजर आती है। बाकी ट्रैक तो ऑब्वियसली आगे करना ही है दोनों बिजनेसेस को। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले काफी टाइम से ये क्वेरी भी आ रही है कि रिजल्ट कंपनीज के अच्छे आ रहे हैं लेकिन उनका जो स्टॉक है वो नहीं बढ़ रहा है, मतलब मार्केट उनके स्टॉक को रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। सो वहां पे बहुत बहुत तरीके की थीसिस आ रही है कि इलेक्शन की वजह से हो रहा है, इलेक्शन के बाद करना चाहिए हमें मार्केट में इन्वेस्ट, या बहुत बहुत ऐसी डिस्कशन चल रहे हैं। बट हमें ये पॉइंट देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली अगर हम इन सारी चीजों पे फोकस करेंगे तो हम वही कर रहे हैं कि मार्केट को टाइम कर रहे हैं। हमेशा मार्केट में कोई ना कोई इवेंट चलता ही रहता है। अगर आपको याद हो तो अक्टूबर 2021 से जो लास्ट ईयर का जो मार्च अप्रैल तक का जो टाइम था वो काफी खराब था मार्केट के लिए। ऐसा ही था, बहुत सारी कंपनीज थे जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे थे बट उनका स्टॉक नहीं चल रहा था, मार्केट रिवॉर्ड नहीं कर रहा था उनके स्टॉक को। सो प्रॉब्लम वही है, अगर आप टाइमिंग पे जाओगे तो ये इसका कोई आइडिया लगा ही नहीं सकता कि मार्केट में वापस से रिकवरी कब से आएगी, कब से स्टॉक को रिवॉर्ड होना स्टार्ट होगा, री रेटिंग होनी स्टार्ट होगी। सो इट्स बेस्ट कि हम बिजनेस पे ही फोकस करें, बिकॉज इवेंट तो चलते ही रहेगा। कभी रशिया यूक्रेन का वॉर था, देन हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गए, इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया, उसके बाद आपका इसराइल का वॉर स्टार्ट हो गया, अभी इलेक्शन आ गया है। सो ये हर 3-6 महीने में आप देखोगे कि कोई ना कोई इवेंट चल ही रहा है। बट उसमें अगर हम ज्यादा फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली ये जो अपॉर्चुनिटीज है ये मिस आउट हो जाएगी हमसे। एंड वैसे भी हमारा टारगेट तो यही है कि अगले 3 साल 4 साल के अंदर हमें एक अच्छा रिटर्न कैगर डेवलप करना है अपने पोर्टफोलियो से। सो उसके लिए तो हमें बिजनेस पे ही फोकस करना है। अननेसेसरी अगर हम इस नॉइज पे फोकस करेंगे, न्यूज पे फोकस करेंगे तो उससे पोर्टफोलियो पे कुछ होने नहीं वाला, हम बस अपॉर्चुनिटीज मिस आउट करते रह जाएंगे। तो फोकस बिजनेस पे करना है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं एंड अगर स्टॉक गिर भी रहा है ऐसे में तो अच्छा ही है, बिकॉज आपको और अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है और सस्ते लेवल पे मिल रहा है। तो इट्स बेटर कि हम बिजनेस पे फोकस करें। आगे कौन कॉल होगा वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी ये इवेंट चलते रहेंगे, हर 3 महीने में आप सुनोगे, 6 महीने में आप सुनोगे कोई नया इवेंट आ गया है, तो वो चलता रहेगा। बट इन द लॉन्गर रन अगर आप देखोगे 1 साल 2 साल 3 साल के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो यूजुअली वही बिजनेसेस वही स्टॉक्स अच्छा करेंगे जिनका अंडरलाइंग जो फंडामेंटल है वो काफी अच्छा कर रहा है, वो ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली उन्हीं बिजनेसेस पे हमें फोकस करना है। बाकी अभी कौन कॉल है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर के ऊपर। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।